हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को पीएलसी स्काडा का सबसे लास्ट लेक्चर बताने वाले हैं। इस लेक्चर में डियर फ्रेंड्स आपका पीएलसी स्काडा का जितना भी टॉपिक बचा है, पॉइंट बचा है, हम सारे पॉइंट को कवर कर लेंगे अपने इसी लेक्चर में। और आज आप सभी का पीएलसी स्काडा खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमने पीछे 5 लेक्चर ले चुका हूँ पीएलसी स्काडा का। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है डियर फ्रेंड्स, आपके बहुत लेक्चर होंगे तो 20 मिनट 22 मिनट इतने ही मिनट का लेक्चर है पीछे का। अगर आप हमारे उन सभी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर हमारे 5 पिछले लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 6 पे आइए। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्त, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में हैं या फिर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डियर फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए है। इस चैनल के माध्यम से डियर फ्रेंड्स हम आप सभी के लिए जितने भी सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट आते रहते हैं, उनको भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी वैकेंसियों से अपडेट रहें हमेशा। उनके जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उनसे अपडेट रहें। चलिए डियर फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, इस लेक्चर में हम जितने भी पीएलसी स्काडा का आप सभी के टॉपिक छूटा हुआ है, पॉइंट जो बचे हुए हैं, सारे पॉइंट को अपने इसी लेक्चर में क्लियर कर देंगे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट, ऑन डिले टाइमर। देखिए, ऑन डिले टाइमर आप सभी के पीएलसी में यूज किया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं ऑन डिले टाइमर क्या होता है। और एक बात और फ्रेंड्स, ये आपका जो आज हम लेक्चर बताएंगे, लमसम हमने 13 से 14 पेज लिखा हुआ है। इसका हमने प्रॉपर पीडीएफ बनाया है और पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को समझा भी रहे हैं। तो आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए और वहाँ से जाकर के ये पीडीएफ ले सकते हैं। आराम से आप बाद में भी लिख लीजिएगा, ठीक। अभी बस आप हमारे साथ साथ पॉइंट को हम पढ़ेंगे और समझाएंगे, आपसे बस सुनते चलिए। और लास्ट में हम पीएलसी स्काडा का क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मतलब जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें वो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे या फिर 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, वो सारे क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक। चलिए तो पहले फटाफट हम जो पॉइंट छूटे हुए हैं इस लेक्चर में खत्म कर देते हैं आप सभी के पीएलसी स्काडा। तो पहला पॉइंट है आप सभी का ऑन डिले टाइमर। तो देखिए, ऑन डिले टाइमर कहते किसको है, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, ऑन डिले टाइमर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमें एक इंस्ट्रक्शन के सत्य या ट्रू होने से पहले टाइम डिले की आवश्यकता होती है। वहाँ पे हम ऑन डिले टाइमर का यूज करते हैं, ठीक। फिर से आप सुन लीजिए, ऑन डिले टाइमर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमें एक इंस्ट्रक्शन के ट्रू होने से पहले टाइम डिले की आवश्यकता होती है, ठीक। तो आप लोग देखिए, ये ऑन डिले टाइमर का लेडर लॉजिक डायग्राम है, ठीक। इसमें देखिए आप, यहाँ पे जो होता है ये होता है इनेबल बीट, ये होता है डन बीट। जब हमारा कोई प्रोसेस हो जाता है तो हमारा डन बीट हाई हो जाता है, और जब हमारा प्रोसेस नहीं हुआ रहता है तो इनेबल बीट हाई होता है, ठीक। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके लेडर लॉजिक डायग्राम में टाइम ऑन डिले है, टाइम एड्रेस है, T4:N है, टाइम बेस है, प्रीसेट वैल्यू है, एक्यूमुलेटर है, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, चलिए आगे हम बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टी ऑन टाइमर के पैरामीटर ब्लॉक फॉर्मेट में प्रदर्शित किए गए हैं जो निम्नलिखित है। ये ब्लॉक है, ए नहीं है डियर फ्रेंड, ओ है, थोड़ा मिस्टेक से हमने ए लिख दिया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसके ब्लॉक हमने क्या क्या शो किया था, टाइमर ऑन डिले, टाइमर एड्रेस, टाइमर बेस, प्रीसेट वैल्यू, एक्यूमुलेटर, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें होता क्या है, चलिए अब हम बताते हैं एक एक करके, ठीक। तो पहला आप सभी का टाइमर एड्रेस। तो देखिए टाइमर एड्रेस क्या होता है, देखिए टाइमर एड्रेस का प्रारूप T4:N होता है, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। प्रत्येक टाइमर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अलग अलग होता है, ठीक। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, प्रत्येक टाइमर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अलग अलग होता है, ठीक। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे नेक्स्ट पॉइंट, टाइम बेस वैल्यू। देखिए टाइम बेस वैल्यू भी आपके लेडर लॉजिक ब्लॉक डायग्राम में था। तो देखिए टाइम बेस वैल्यू एक अंतराल है जिसका उपयोग टाइमर द्वारा किया जाता है। यह मान 1 सेकेंड या फिर 0.01 सेकेंड या फिर 0.001 सेकेंड के लिए सेट किया जाता है, ठीक। फिर से डियर फ्रेंड्स, टाइम बेस वैल्यू क्या होता है, टाइम बेस वैल्यू एक अंतराल है जिसका उपयोग टाइमर द्वारा किया जाता है। यह मान 1 सेकेंड
0.01 सेकेंड या 0.001 सेकेंड के लिए सेट किया जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आप समझ चुके होंगे। चलिए इसी सीक्वेंस हम आगे चलते हैं। तो प्रीसेट वैल्यू, देखिए पीएलसी में प्रीसेट वैल्यू यूज होता है। ये वर्ड प्रीसेट वैल्यू होता क्या है, देखिए प्रीसेट वैल्यू यह निर्दिष्ट करता है कि समय पूरा होने से पहले टाइमर को कितनी अंतरालों की गणना या फिर बोले काउंटिंग करनी चाहिए, जिसे डन भी कहा जाता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट है प्रीसेट वैल्यू को संयोजित करके डिले टाइम को सेट किया जाता है। क्या होता है, प्रीसेट वैल्यू को संयोजित करके डिले टाइम को सेट किया जाता है। ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस में बात कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू की। तो देखिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू होता क्या है, जब भी टाइमर रीसेट हो जाता है तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मान शून्य हो जाता है। ठीक, जब भी आपका टाइमर उसमें होता है पीएलसी स्काडा में, जब भी वो टाइमर आप सभी का रीसेट हो जाएगा तो जो आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू होता है डियर फ्रेंड, उसका जो वैल्यू होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट है एक्यूमुलेटेड वैल्यू का। एक्यूमुलेटेड प्रीसेट वैल्यू को काउंट करता है। क्या करता है एक्यूमुलेटेड, अगर कहीं पूछ दे एक्यूमुलेटेड करता है क्या, फिर बोले तो एक्यूमुलेटेड का वर्क क्या होता है, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू को काउंट करता है। ठीक, चलिए आगे टाइमर इनेबल बीट। तो टाइमर इनेबल बीट को हम शॉर्टकट में ईबी से शो करते हैं पीएलसी स्काडा में। तो देखिए होता क्या और करता क्या है टाइमर इनेबल बीट। तो देखिए यहाँ पे टाइमर इनेबल बीट से यह पता चलता है कि टाइमिंग ऑपरेशन चालू है या नहीं। समझ गए आप लोग, टाइमर इनेबल बीट हमें यह बताता है कि आपका जो टाइमिंग ऑपरेशन है वो चालू है या नहीं है, ये आप सभी को बताता है टाइमर इनेबल बीट। ठीक, जब तक कि इनेबल बीट हाई रहता है तब तक टाइमिंग ऑपरेशन होता है, अर्थात एक्यूमुलेटेड की काउंटिंग शुरू रहती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं टाइमर डन बीट की। तो यहाँ पे देखिए टाइमर डन बीट होता क्या है, जब डन बीट हाई होता है, जब डन बीट हाई होता है तब एक्यूमुलेटर की काउंटिंग समाप्त हो जाती है। इस कंडीशन में एक्यूमुलेटर वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाती है। ठीक, आप फिर से समझ लीजिए, जब डन बीट हाई होता है, देखिए जब हमने ऊपर बताया था डन बीट, ठीक, जो जो हमने डी ई से शो किया था, तो जब डन बीट आप सभी का हाई हो जाता है तब एक्यूमुलेटर की काउंटिंग समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में एक्यूमुलेटर वैल्यू जो होती है वो प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाती है। इस कंडीशन में आपका डन बिट हाई हो जाता है और एक्यूमुलेटर की काउंटिंग समाप्त हो जाती है। ठीक, यही होता है आप सभी का टाइमर डन बीट। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, अब देख लीजिए इसका लेडर डायग्राम ऑफ ऑन डिले टाइमर सर्किट। तो हमने इसका लेडर डायग्राम ऊपर ही बना रखा था, यहाँ पे भी हमने बना दिया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है डन बीट, जिसको कि हम डीबी से शो करते हैं। ये है इनेबल बीट। ठीक, ये पूरा टाइमर टी ऑन मतलब कि टाइमर ऑन का लेडर डायग्राम ब्लॉक डायग्राम है। तो ये इसका पूरा है, इसको सभी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। टाइमर ऑन डिले क्या होता है, टाइमर एड्रेस क्या होता है, टाइमर बेस वैल्यू क्या होता है, प्रीसेट वैल्यू क्या होता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होता है। ठीक, तो ये सब सारा चीज़ आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब आपका ये बराबर पी जब बराबर हो जाता है तो आपका डन बीट ऑन हो जाता है। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे बोला था डन बीट कब हाई होगा, डन बीट हाई मतलब क्या है, डन बीट ऑन कब होगा, जब आपका एक्यूमुलेटर वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाता है। मतलब ए बराबर हो जाए, ए मतलब शॉर्टकट में हम एक्यूमुलेटर वैल्यू दिखा रहे हैं और प्रीसेट वैल्यू को हम शॉर्टकट में पी दिखा रहे हैं। ठीक, जब ए बराबर पी हो जाएगा उस कंडीशन में टाइमर डन बीट हाई हो जाएगा और आप सभी का एक्यूमुलेटर की जो काउंटिंग होती है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। और जब आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से कम रहेगी तो इनेबल बिट ऑन रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, इनेबल बिट ऑन रहेगा। अब आप ये देखिए ये फार्मूला है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका चाहे वो पेपर जेई का हो, खासकर पीएलसी स्काडा आपके स्टेट गवर्नमेंट जेई के पेपर में आ रहे हैं, तो वहाँ के लिए ये फार्मूला बेस्ट है, आप लोग इसको रट लीजिए। टाइमर का सेटिंग टाइम बराबर प्रीसेट वैल्यू इनटू टाइम बेस वैल्यू। क्या है, टाइमर का जो सेटिंग टाइम है उसका फार्मूला है टाइमर का सेटिंग टाइम बराबर प्रीसेट वैल्यू इनटू टाइम बेस वैल्यू। एक क्वेश्चन है, आप हो सकता है क्वेश्चन को देख करके सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो देखिए आप सभी का क्वेश्चन क्या है, यदि किसी टाइमर की टाइम बेस वैल्यू 0.01 सेकेंड है और उसका सेटिंग टाइम 5 सेकेंड है तो इस टाइमर की प्रीसेट वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइमर की सेटिंग टाइम बराबर क्या होता है,
प्रीसेट वैल्यू इनटू टाइम बेस वैल्यू। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, प्रीसेट वैल्यू पूछ रहा है। तो मतलब सेटिंग टाइम में आप अगर टाइम बेस वैल्यू का डिवीजन कर देंगे तो आपका प्रीसेट वैल्यू निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है पहले से ही, प्रीसेट वैल्यू बराबर टाइमर का सेटिंग टाइम अपॉन टाइम बेस वैल्यू। तो टाइमर का सेटिंग टाइम यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सेटिंग टाइम है 5 सेकेंड और टाइम बेस वैल्यू है 0.01 सेकेंड। ठीक, तो आप यहाँ पे इसको पुट करिए 5/0.01, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 500। ठीक, 500। चलो हो गया ये। अब हम बात करेंगे ऑफ डिले टाइमर की। तो आप पहले देख लीजिए लेडर डायग्राम ऑफ डिले टाइमर इंस्ट्रक्शंस। तो ऑफ डिले टाइमर का लेडर डायग्राम ब्लॉक है, तो आप इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसा कि हमारा ऑन डिले टाइमर का भी था, अब ये ऑफ डिले टाइमर का है। ठीक, तो ऑफ डिले टाइमर में भी एक इनेबल बिट होता है, एक ये डी है, जीरो जीरो दिख रहा है लेकिन है डी भी। ठीक, एक होता है डन बिट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे है प्रीसेट वैल्यू। ये ऑफ डिले टाइमर का ब्लॉक डायग्राम है, लेडर लॉजिक डायग्राम है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर देख पा रहे हैं टाइमर ऑफ डिले लगा होता है, टाइमर एड्रेस लगा होता है, टाइमर बेस लगा होता है, प्रीसेट वैल्यू लगा होता है और एक्यूमुलेटेड वैल्यू होता है। ठीक, तो चलिए कुछ इसके भी बारे में बातें जान लीजिए। तो देखिए ये करता क्या है, ऑफ डिले टाइमर इंस्ट्रक्शन का यूज करके ऑफ डिले टाइम प्राप्त करते हैं। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ऑफ डिले टाइमर इंस्ट्रक्शन का यूज करके ऑफ डिले टाइमर प्राप्त करते हैं हम। और देखिए जब आपका ए पी बराबर ए मतलब प्रीसेट वैल्यू आपके एक्यूमुलेटेड वैल्यू के जब बराबर हो जाता है तो आप सभी का डन बिट ऑन हो जाता है। ठीक, और जब आपका एक्यूमुलेटेड की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से कम होता है तो उस समय आप सभी का इनेबल बिट ऑन होता है। ठीक, इनेबल बिट ऑन हो गया। उम्मीद करते हैं इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमने नोट में ये देखिए फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला रट लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए टाइमर का सेटिंग टाइम बराबर प्रीसेट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू। क्या होता है, टाइमर का सेटिंग टाइम बराबर प्रीसेट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन भी पीछे कराया अभी, तो आप उससे मतलब अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं रिटेंटिव टाइमर। तो रिटेंटिव टाइमर क्या होता है डियर फ्रेंड्स आपके पीएलसी स्काडा में। तो देखिए रिटेंटिव टाइमर का यूज हम करते क्यों है पीएलसी स्काडा में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है, रिटेंटिव टाइमर के इनपुट सप्लाई कट जाने पर यह रीसेट नहीं होता है। क्या होता है, रिटेंटिव टाइमर होता है क्या है, जब आपका इनपुट सप्लाई कट जाएगा तब पे भी आपका रिटेंटिव टाइमर ऑफ नहीं होगा, कहने मतलब रीसेट नहीं होगा। अर्थात मतलब कि जहाँ तक आपकी काउंटिंग पीएलसी स्काडा की हो गई रहेगी, अगर फिर आपका जो आप इनपुट सप्लाई देंगे तो ये उसके आगे से काउंटिंग करेगा, न कि जीरो नहीं हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थात जहाँ तक काउंटिंग हो गई थी फिर उसके आगे से काउंटिंग शुरू हो जाती है। इसे रीसेट करने के लिए अलग से सिग्नल देना पड़ता है। कहने का मतलब है अगर आप इसका मतलब प्रोसेस चल रहा है, अगर एक कोई चीज़ कैलकुलेट किया 12 कैलकुलेट कर लिया, ठीक, और आपका ने सप्लाई कट गया बीच में, तो ये रीसेट नहीं जाएगा। कहने का मतलब है ये जीरो नहीं हो जाएगा, ये 12 टिका रहेगा। फिर जब भी आपकी सप्लाई आएगी तो ये फिर 12 से आगे गिनना स्टार्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इनपुट कट गया और आपने ये 12 गिन रखा है और आप अगर चाहते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो इसके लिए इसको रीसेट करने के लिए मतलब जीरो पे लाने के लिए आपको अलग से सप्लाई देना पड़ेगा पीएलसी स्काडा को। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉप पॉइंट, यह ऑन डिले टाइमर तथा ऑफ डिले टाइमर दोनों की तरफ वर्क करता है। ठीक, ये ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर दोनों की तरफ वर्क करता है। चलिए अब देखिए आप लोग लेडर डायग्राम इसका, रिटेंटिव टाइमर इंस्ट्रक्शन का लेडर डायग्राम। तो यहाँ पे लगा होता है इनेबल बीट, ठीक, ये होता है रीसेट, ये होता है प्रीसेट वैल्यू, और यहाँ पे ये ऑफ डिले टाइमर का पूरा ब्लॉक डायग्राम होता है। तो यहाँ पे आप इसके साथ साथ रिटेंटिव टाइमर भी लगा होता है इसमें, और ये टाइमर एड्रेस है और टाइम बेस वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू भी लगा होता है, साथ साथ में एक्यूमुलेटेड वैल्यू लगा होता है। ठीक, बाकी यहाँ पे नीचे लगा होता है आपका डन बिट और ये लगा होता है आउटपुट। ये पूरा इसका लेडर डायग्राम है रिटेंटिव टाइमर इंस्ट्रक्शन का। ठीक, तो थोड़ा बातें और भी जान लीजिए इसके बारे में। तो देखिए टाइमर वैल्यू को रीसेट करने के लिए एक और स्विच PB2 कनेक्ट किया जाता है, जिसके माध्यम से रिटेंटिव टाइमर को रीसेट किया जाता है।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं PB2 लगा हुआ है, ये ऊपर PB2 लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, इसका यूज होता है कि इस टाइमर रिटेंटिव टाइमर को अलग से, जैसे कि बीच में अभी हम जस्ट बताएं पीछे ना, बीच में आपका जब सप्लाई कट जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि उसको जीरो पे लाना, तो उसके लिए एक अलग से आपको सप्लाई लगानी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे लगाया है PB2 जो प्रीसेट वैल्यू है, एक अलग से प्रीसेट वैल्यू लगाएंगे। बाकी एक तो लगता ही है, पहले से आप लोग जान रहे हैं, प्रीसेट वैल्यू 1 और प्रीसेट वैल्यू 2 PB2। ठीक, चलिए डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अब हम बताएंगे PLC काउंटर के बारे में। तो देखिए PLC काउंटर होता क्या है। तो PLC काउंटर मुख्य रूप से इंडस्ट्री में प्रोडक्ट तथा पैकेट की काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर से PLC काउंटर करता है, जैसे कि इसका नाम ही है काउंटर। काउंटर का मतलब है कि काउंट करना। तो PLC जो काउंटर होता है, ये इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट आप सभी के बन रहे हैं, फिर पैकेट बन रहे हैं, जितने भी कहने मतलब है जो भी चीज़ें बन रही है, जैसे कि आप कोई कोको कोला की कंपनी हो गई, अब वो कितना मतलब कोको कोला बना रही है, कहने मतलब जो 15 रुपये का आती है, एक सीसी आती है, तो कितना सीसी बन के निकल रहा है मशीन से, वो उसको काउंट करेगा एक प्रकार से। तो PLC काउंटर होता है, कहने मतलब है इंडस्ट्री में जितना भी प्रोडक्ट या पैकेट बन रहा है, उसको काउंट करने का काम करता है PLC काउंटर। अब PLC काउंटर मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है अप काउंटर, एक होता है डाउन काउंटर। ठीक, तो अप डाउन काउंटर क्या होता है, ये भी हम भी अपने इसी वीडियो में बताएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो पहले देखिए PLC काउंटर। PLC काउंटर मुख्य रूप से किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट तथा पैकेट की काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये काउंटिंग एक निश्चित प्रोग्रामिंग द्वारा संपन्न की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक, तो ये इसमें देखिए, ये जो काउंटिंग होती है, एक निश्चित प्रोग्रामिंग इसमें की जाती है, मतलब एक प्रोग्रामिंग के द्वारा ये संपन्न कराई जाती है। और इस प्रोग्रामिंग में बहुत प्रकार के सेंसर्स लगे होते हैं, इन सेंसर्स का यूज करके हम काउंटिंग करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपका PLC टाइप्स ऑफ PLC काउंटर। तो पहला जो उसका टाइप है, यह है अप काउंटर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस काउंटर का यूज असेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है, मतलब इस काउंटर का यूज असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग के लिए किया जाता है, मतलब कि बढ़ते क्रम में हमें काउंट जब करना होता है, तो वहाँ पे हम अप काउंटर का यूज करते हैं। ठीक, ये अप काउंटर का लेडर डायग्राम है। देखिए लेडर डायग्राम PLC SCADA में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमने सभी पार्ट का, सभी चीज़ों का लेडर डायग्राम बनाया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लेडर डायग्राम ऑफ अप काउंटर इंस्ट्रक्शंस। तो ये इसका लेडर डायग्राम है। काउंट अप, काउंट ऐड, प्रीसेट वैल्यू, एक्यूमुलेटर, यहाँ पे सारा चीज़ लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं काउंट अप इनेबल बीट, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लगा होता है काउंट अप इनेबल बीट लगा होता है। यहाँ पे लगा होता है काउंटर डन बीट, काउंटर डन बीट लगा होता है। ठीक, यहाँ पे लगा होता है सबसे नीचे इंडिकेटिंग डिवाइस। ठीक, बाकी ये जो है, ये आप सभी को पता होगा, प्रीसेट वैल्यू है, और ये एक डन बीट अलग से भी लगा होता है यहाँ पे। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम काउंटर एड्रेस। तो काउंटर एड्रेस का प्रारूप C5:N होता है, जहाँ N एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसे प्रत्येक काउंटर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अलग अलग होता है। ठीक, तो प्रत्येक काउंटर का जो इंस्ट्रक्शन होता है, प्रत्येक काउंटर का इंस्ट्रक्शन जो होता है, उसका जो एड्रेस होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम प्रीसेट वैल्यू की। तो देखिए प्रीसेट वैल्यू को संयोजित करके काउंटिंग वैल्यू को सेट किया जाता है। ठीक, प्रीसेट वैल्यू क्या होता है, प्रीसेट वैल्यू को हम संयोजित करके काउंटिंग वैल्यू को सेट करते हैं आपके काउंटर में। ठीक, तो आगे देखिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे जो हम यूज किए हैं ना, इस ब्लॉक डायग्राम में देखिए प्रीसेट वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, काउंटर, काउंट अप, इन सभी को हम बता रहे हैं कि इसमें ये अप काउंटर में कैसे वर्क करते हैं। ठीक, तो काउंटर एड्रेस कैसे वर्क करता है अप काउंटर में, प्रीसेट वैल्यू कैसे वर्क करता है, ये दोनों चीज़ हम बता चुके हैं और समझ भी चुके होंगे आप लोग। और देखिए अब हम बताने जा रहे हैं तीसरा, एक्यूमुलेटेड काउंटर वैल्यू का यूज हम अप काउंटर में कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी काउंटर रीसेट हो जाता है, तब एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मान 0 हो जाता है। फिर से, जब भी आप सभी का काउंटर रीसेट हो जाता है, तो आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मान 0 हो जाता है। और देखिए दूसरा पॉइंट, जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाती है, तब काउंटर डन बिट हाई हो जाता है। ठीक, जब आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाती है, तो आपका काउंटर डन बिट, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जब आपका A बराबर P जब हो जाता है, तो
उस कंडीशन में आप सभी का डन बीट हाई हो जाता है। तो काउंटर डन बीट भी जो लगा होता है वहाँ पे ए बराबर अगर पी हो जाएगा तो आपका काउंटर डन बीट हाई हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे इसी सीक्वेंस में काउंट अप इनेबल बीट। तो देखिए काउंट अप इनेबल बीट क्या होता है। तो देखिए काउंट अप इनेबल बीट सीयू से यह पता चलता है कि काउंटिंग ऑपरेशन चालू है या नहीं। समझ गए आप लोग। काउंट अप इनेबल बीट हमें यह बताता है कि आपका जो काउंटिंग ऑपरेशन है, मतलब गणना करने का जो प्रोसेस है वो आपका चालू है या नहीं, मतलब चल रहा है, गणना हो रही है या नहीं। और देखिए आगे, जब तक काउंट अप इनेबल बीट हाई रहती है तब तक काउंटिंग ऑपरेशन होता है। ठीक, अर्थात एक्यूमुलेटर की काउंटिंग शुरू है। कहने का मतलब है जब आपका काउंट अप इनेबल बीट हाई रहेगा तो आप ये समझेंगे कि काउंटिंग ऑपरेशन स्टार्ट है, मतलब कि काउंटिंग हो रही है। ठीक, और आपका एक्यूमुलेटर की काउंटिंग हो रही है। ठीक, आगे देखिए काउंटर डन बीट। अब देखिए काउंटर डन बीट क्या करता है। तो देखिए जब डन बीट हाई होता है तब एक्यूमुलेटर की काउंटिंग समाप्त हो जाती है। इस कंडीशन में इस कंडीशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाती है। ठीक, तो ये तो समझ ही गए होंगे, तो हम बार बार बता रहे हैं। डन बीट मतलब डन बीट और काउंटर डन बीट एक ही चीज़ है। कहने का मतलब है जब आपका प्रीसेट वैल्यू बराबर हो जाती है एक्यूमुलेटेड वैल्यू के बराबर, कहने मतलब यहाँ से देखिए आप लोग, एक्यूमुलेटर की वैल्यू बराबर हो जाएगी प्रीसेट वैल्यू के, तब उस कंडीशन में आपका काउंटर डन बीट हाई हो जाएगा। कहने मतलब है ऑन हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ तो आप पहले से ही समझ चुके होंगे। जब ए बराबर पी रहेगा, कहने मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू आप सभी के प्रीसेट वैल्यू के बराबर होगा तो आपका डन बीट ऑन हो जाएगा। ठीक, और जब ये इससे कम रहेगा तो आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑन रहेगी। यहाँ पे हमने देखिए सी यू को बताया था। सी यू क्या है आप सभी का, तो आप यहाँ से देख लीजिए फिर से। सी यू है काउंट अप इनेबल बीट। क्या है? काउंट अप इनेबल बीट। कहने का मतलब है जब आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू कम रहेगी प्रीसेट वैल्यू के, मतलब प्रीसेट वैल्यू से कम रहेगी एक्यूमुलेटेड वैल्यू, तो उस कंडीशन में आपका काउंटिंग ऑन रहेगा। कहने मतलब है काउंटिंग होता रहेगा। ठीक, जब आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो आपका डन बीट ऑन हो जाएगा। कहने मतलब है आपका प्रोसेस वहीं पे ऑफ हो जाएगा और काउंटिंग होना वहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप इतना चीज़ समझ चुके होंगे। अब चलिए दूसरा काउंटर की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर काउंटर था आप सभी का डाउन काउंटर। तो डाउन काउंटर क्या होता है? डाउन काउंटर का यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग के लिए किया जाता है। क्या होता है? हम अप काउंटर का यूज असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग के लिए करते हैं, लेकिन डाउन काउंटर का यूज हम डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग के लिए करते हैं। कहने का मतलब घटते क्रम में डाउन काउंटर का यूज हम करते हैं, और बढ़ते क्रम में हमें जब गणना करनी रहती है तो वहाँ पे हम अप काउंटर का यूज करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप डाउन काउंटर और अप काउंटर के दोनों के बीच में मतलब डिफरेंट क्या है वो समझ चुके होंगे। और इसके भी लेडर डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाउन काउंटर का लेडर डायग्राम हमने बनाया है। तो यहाँ पे डन बीट, ठीक, यहाँ पे काउंटिंग मतलब बता रहा है कि काउंटिंग ऑन है आप सभी का। अगर ये हाई रहेगा तो काउंटिंग ऑन रहेगा। ये है इसके प्रीसेट वैल्यू। ठीक, यहाँ पे आउटपुट होता है। इसके ब्लॉक के अंदर काउंट डाउन होता है, काउंटर ऐड होता है, प्रीसेट वैल्यू होता है और एक्यूमुलेटेड भी होता है। ठीक, तो चलिए आगे। तो देखिए जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू का मान 0 होता है तब डन बीट हाई होती है अर्थात ऑन होती है। ठीक, आगे जब तक एक्यूमुलेटर की वैल्यू का मान 0 नहीं होता है तब तक काउंट डाउन इनेबल बीट हाई रहती है अर्थात ऑन रहती है। समझ गए आप लोग? जब आपका एक्यूमुलेटर की वैल्यू का मान 0 होगा तब डन बीट हाई होगा। ठीक, अर्थात मतलब ऑन होगा। जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू का मान 0 नहीं होता है तब काउंट डाउन इनेबल बीट हाई रहती है अर्थात ऑन रहती है। देखिए जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू का मान 0 नहीं होगा, ठीक, जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू का मान 0 नहीं होगा तो उस कंडीशन में काउंट डाउन इनेबल बीट हाई रहेगा। ठीक, काउंट डाउन इनेबल बीट, इसको आप याद मतलब समझिए।
और जब आपका एक्यूमुलेटर के वैल्यू का मान 0 होता है तब आपका डन बीट हाई होता है। ठीक, डन बीट यहाँ पे हाई हो रहा है, यहाँ पे काउंट डाउन इनेबल बीट हाई हो रहा है। ये इसका मेन डिफरेंट है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अप डाउन काउंटर के बारे में। ठीक, तो आप यहाँ से देखिए अप डाउन काउंटर का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ असेंडिंग तथा डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है जहाँ पर हमें असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में दोनों की गणना की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम अप डाउन काउंटर का यूज करते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने लिखा है अप डाउन काउंटर का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ असेंडिंग तथा डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम अप डाउन काउंटर का उपयोग करते हैं। आप यहाँ से इसका लेडर लॉजिक डायग्राम देख सकते हैं, लेडर लॉजिक डायग्राम ऑफ अप डाउन काउंटर इंस्ट्रक्शंस। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है CUCDDN। ठीक, इसको यहाँ पे जो ब्लॉक में इसके लगा होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट लगा हुआ है, काउंट अप लगा होता है, काउंट डाउन लगा होता है, काउंट एड्रेस लगा होता है, प्रीसेट वैल्यू लगा होता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू लगा होता है। ठीक, तो इतने सारे चीज़ इसमें लगे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देखिए 2 इनपुट होता है और 3 आउटपुट होता है। ठीक, इसमें 2 इनपुट होता है और 3 आउटपुट होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, जब एक्यूमुलेटर के वैल्यू का मान 0 होता है तब डन बीट हाई होता है अर्थात ऑन होता है। जब एक्यूमुलेटर के वैल्यू का मान 0 नहीं होता है तब आप सभी का काउंट डाउन इनेबल बीट हाई होता है। जैसा कि मैंने अभी इसको ऊपर जस्ट समझाया, सेम वही प्रोसेस इसमें भी होता है। ठीक, तो आपका यहाँ पे आज PLC स्काडा एकदम ख़त्म हो गया डियर फ्रेंड्स। वो तो कुछ भी आपको अगर PLC स्काडा में ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर डियर फ्रेंड्स अगर समझ में भी आया हो तो वो भी बताइएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाला हमारा सारा वीडियो, सारा अपडेट, सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए लास्ट में हमने बोला था कि कुछ क्वेश्चन भी हम कराएंगे, 7-8 क्वेश्चन कराएंगे PLC स्काडा से रिलेटेड, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपके कोई एग्जाम में पूछता है अक्सर। तो चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन के आंसर हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन के आंसर आप सभी को बताना है। पिछला वीडियो देख करके अपने नोट्स को आप उठा करके देख करके वहाँ से बताइए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी का, व्हाट आर द कंपोनेंट दैट मेक द PLC वर्क। तो ऑप्शन है आप सभी का इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर 2 है CPU, ऑप्शन नंबर 3 है पावर सप्लाई और ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसमें कह रहा है कि PLC जो वर्क कर रही है उसके कंपोनेंट मतलब क्या क्या यूज किया जाता है। तो आप जानते हैं PLC में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल भी यूज किया जाता है, CPU भी यूज किया जाता है, पावर सप्लाई भी यूज किया जाता है, मतलब सब यूज किए जाते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक, तो ये हमने स्टार्टिंग में इसका ब्लॉक डायग्राम बना करके समझाया था, PLC का ब्लॉक डायग्राम बनाया था मैंने, जिसमें मैंने दिखाया था CPU को भी उसके ब्लॉक में, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को भी दिखाया था, पावर सप्लाई को भी दिखाया था। ठीक, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, PLC के हार्डवेयर सेटअप के आधार पर कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स हमने PLC क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से डिटेल्स में चर्चा किया था अपने पिछले वाले वीडियो में। तो PLC जो होता है हार्डवेयर सेटअप के आधार पे 2 टाइप्स का होता है। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिक्स्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसमें देखिए आप सभी बताना है फिक्स लॉजिक प्रोग्राम कंट्रोलर, आप जाइए पिछले वाली वीडियो में हमारा चीज़ पढ़ाया हुआ है, तो इसको आप पढ़िए देखिए, उसके बाद यहाँ से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। इनपुट इज फिक्स रहता है कि आउटपुट फिक्स रहता है कि बोथ इनपुट आउटपुट दोनों फिक्स रहता है, ऑप्शन नंबर 3 कि नन ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन आप सबके लिए और है, विच इज़ द फर्स्ट PLC मॉड्यूल। तो इसको मैंने अपने पहले ही लेक्चर में बताया था, तो आप उस लेक्चर को अच्छे से देखिए, अगर आ रहा है तुरंत कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले PLC मॉड्यूल कौन सा आया था, मतलब मॉडल कौन सा आया था। तो PLC 085 आया था कि PLC 084 आया था कि PLC 085 आया था कि PLC 086 आया था कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप इसको आपको ये भी इसका आंसर बताना है। ठीक, कमेंट करके तुरंत बताइएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर PLC वाज क्रिएटेड मेनी इंडस्ट्री यूज। जब PLC का आविष्कार नहीं हुआ था, कहने का मतलब PLC जब आपका इंडस्ट्री में नहीं आया था तो उसके पहले क्या यूज होता था। तो रिले, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, नन ऑफ द एबव।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है रिले। तो पहले रिले का हम यूज करते थे इंडस्ट्री में, ठीक, सेंसिंग के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, पीएलसी जब से आया तो रिले का यूज अब बहुत कम होने लगा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, ये हमारा मतलब आशा है कि ये क्वेश्चन आएगा भी आगे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड इन पीएलसी। तो पीएलसी में आप किस प्रकार का मेमोरी यूज करते हैं, तो ये भी हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है अपने पिछले लेक्चर में कि पीएलसी में हम कौन कौन सा मेमोरी यूज करते हैं, और सभी मेमोरी के बारे में डिटेल्स हमने चर्चा किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक, दोनों हम यूज करते हैं पीएलसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट पिन डू ए नैनो पीएलसी हैव। तो नैनो पीएलसी हैव में कितने इनपुट आउटपुट पिन होते हैं, तो 16 होते हैं। इसको मैंने बताया था नैनो पीएलसी में अच्छे से। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के हमारे 5 लेक्चर पीछे पड़े हुए हैं, बहुत लंबे लंबे नहीं है, 15 मिनट होंगे, 20 मिनट होंगे, बस 20-22 मिनट से ज़्यादा कोई भी लेक्चर नहीं है। आप उसको अच्छे से देख करके सारा चीज़ क्लियर कर सकते हैं, ठीक। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा SLC 500 आधारित सिस्टम के आधार के साथ उपलब्ध टाइमर इंस्ट्रक्शन का सही प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन है आप सभी का टी ऑन टाइमर, RES टाइमर, टी ऑफ टाइमर और RTO टाइमर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, कमेंट करके, उसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक। और लास्ट में डियर फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो और उपयोगी लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाता रहूँ। आज मैंने पीएलसी स्काडा 6 लेक्चर में नॉर्मली मतलब जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मेन पॉइंट सारे चीज़ को हमने मतलब अपने 6 लेक्चर में बता दिया है। अगर आप सारे हमारे 6 लेक्चर को अच्छे से देख करके और सारा चीज़ नोट कर लेते हैं तो आपका उम्मीद है कि 90% उम्मीद है सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी अभी जेईई के स्टेट गवर्नमेंट के पेपर में पूछ रहा है वो सारे क्वेश्चन आप सभी को हो जाएंगे, ठीक। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आप लोग हमसे आगे भी जुड़े रहेंगे। और आप सभी को जिस भी टॉपिक की वीडियो की रिक्वायरमेंट हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे डियर फ्रेंड्स। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।